नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। 20वीं सदी के अजीम अदाकार दिलीप कुमार यूसुफ खान को कल जुहू के कब्रिस्तान में अश्क भरी आँखों से सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनके इंतकाल के बाद इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे उजागर हो रहे हैं। इन्हें एक इंसानियत नवाज शख्सियत करार दिया जा रहा है। इन्होंने हर दौर में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किए। जहाँ कहीं इंसानियत ज़ख्मी हुई, दिलीप कुमार मरहम लगाने पहुँच गए। इन्होंने नाबिनाओं की तंजीम के सरपरस्त की हैसियत से फ़ंड इकट्ठा करने के लिए बाकायदा एक ट्रेन चलाई थी। फिल्मी गीतकार गुलजार ने बताया कि हिंद चीन जंग के दौरान इन्होंने सिपाहियों और इनके अरकान ख़ानदान की मदद के लिए रैलियों का एहतमाम किया, फंड्स इकट्ठा किए और मुंबई की गली कूचों में इन्होंने झोली फैलाकर चंदे मांगे। क्रैफोर्ड मार्केट और भेंडी बाजार की गलियों में छतों पर खड़े मर्द ख़वातीन ने इन पर रुपयों की बारिश की। 1950 और 1960 के दहाई में दिलीप कुमार ने सुनील दत्त के साथ सरहदों पर तैनात सिपाहियों से मुलाकातें की और इनका हौसला बढ़ाया। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की मदद के लिए भी अहम रोल अदा किया। अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के दरमियान फासलों को कम किया। इनकी सदारत में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के इजलास में कई तारीख साज फैसले किए गए, जिसकी रोशनी में ये फैसला किया गया कि कोई भी अदाकार एक साथ 3 फिल्मों में काम नहीं कर सकता और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इंसानी बुनियादों पर काम के औकात मुकर्रर करेंगे। जब वो मुंबई शरीफ बने तो इन्होंने शहर की तरक्की में अहम रोल अदा किया। राज्यसभा के रुकन की हैसियत से इन्होंने बांद्रा के बंदरगाह इलाके को तरक्की दी। 1992 के फसादात के दौरान दिलीप कुमार ने अपने घर को रिलीफ बरखा कमांड हेडक्वार्टर बना दिया था और जलते मकानात और फसाद ज़दा बस्तियों से लोगों को निकालने के लिए पुलिस की खिदमत हासिल की, ग़िज़ाई अशिया फ़राहम की और फिर गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किए गए लोगों को कानूनी मदद के लिए माली इमदाद फ़राहम की। अदबी मौरख रख्शंदा जलील ने अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू में लिखा कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में अपना सबसे बावक़ार सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान से दिलीप कुमार को नवाजा तो शिवसेना ने इन्हें पाकिस्तान का जासूस करार दिया था, जिस पर दिलीप कुमार ने कहा था, एक फ़र्जी दुश्मन मुल्क की जानिब से जब अपने मुल्क को एजाज़ दिया गया तो कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग एहतजाज कर रहे हैं। दिलीप कुमार जैसे अदाकार दोबारा पैदा नहीं होते। फिल्म कोहिनूर के मशहूर गीत मधुबन में राधिका नाचे के लिए इन्हें सितार बजाना था तो इन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान के मशहूर सितार नवाज उस्ताद से 6 महीने तक सितार सीखने की मशक़ की। दिलीप कुमार अपने अखलाक, किरदार, उर्दू से मोहब्बत के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। वो अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, नज़ीर अकबराबाद, जोश मली आबादी और अहमद फराज जैसे शोरा को पसंद करते थे। इनके इंतकाल से एक दौर का खात्मा हुआ। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इसका गम मनाया। याद रहे कि वो पेशावर में पैदा हुए थे और इनके ख़ानदानी हवेली को हुकूमत पाकिस्तान ने ख़रीदा है ताकि इसे एक यादगार म्यूज़ियम में तब्दील किया जा सके। कोरोना से कई जाने गई, कारोबार मुतासिर हुए, मगर अब ये देखा गया है कि इस कोरोना बहरान ने कई वज़ीरों से इनके कलमदान छीन लिए। मुहावरा है कि बंदर की बला तवेले पर। हर्षवर्धन का मामला ऐसा ही है। मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने अपनी अहलिया के साथ खुद भी कोविड वैक्सीन ली, मगर वो अपनी वजारत को बचा नहीं पाए। यही तासुर दिया जा रहा है कि कोरोना बहरान से निमटने में नाकामी की वजह से इन्हें हटा दिया गया। मोदी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल हुआ है। 12 अहम कायदीन जो बीजेपी के हैवी वेट समझे जाते हैं अपनी वजारत से महरूम हो गए। इनमें 7 काबीनी और 5 ममलिकती वज़रा हैं। हर्षवर्धन वज़ीर सेहत, वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद, वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर इनमें शामिल हैं। काबीना में रद्दबदल से पहले इनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिए गए थे। जिनकी वजारतें छीन ली गई इन पर सख्तातारी है और मायूसी भी, जबकि 43 रुकनी वजारत में सिवाय किसी मुस्लिम चेहरे के समाज के हर तबके को नुमाइंदगी दी गई है। बल्कि गोली मारो सालों को नारा लगाने वाले अनुराग ठाकर को ममलिकती वज़ीर से काबीनी दर्जे पर तरक्की दे दी गई, जिससे बहुत सी बातों के इशारे मिलते हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी को भी काबीनी दर्जा दिया गया और इन्हें सयाहत और सकाफत यानी कल्चर और टूरिज़म का कलमदान दिया गया। कमलनाथ का तख्ता उलटने वाले, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को शहरी हवाबाजी यानी एविएशन का कलमदान दिया गया। सिंधिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। सिंधिया की दादी और फूफी दोनों ही ने बीजेपी से ताल्लुक़ रखा था। सिर्फ माधवराव सिंधिया जो इनके वालिद थे कांग्रेस से वाबस्ता थे। अहम कायदीन का इखराज और नए चेहरों की शमूलियत का 2022 के 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں. اس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.